30 नवंबर 2025 को AIB20 का एग्ज़ाम होने वाला है। बिल्कुल काफ़ी सालों में ऐसा हो रहा है कि फिक्स डेट को जो है आपका AIB का एग्ज़ाम होने वाला है, वरना किसी ना किसी रीज़न से हमेशा एग्ज़ाम जो है एक्सटेंड होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ गाइडलाइंस इन्होंने इशू कर दी हैं। इन सारी गाइडलाइंस को आपको देखिए फॉलो करना है 1 by 1 करके। सबसे पहले देखिए क्या गाइडलाइंस है, लगभग 15 गाइडलाइंस इन्होंने यहाँ पर देखिए बताई है। और देखिए हाँ, लगभग 15 गाइडलाइंस यहाँ पर आप लोगों के लिए दी हुई है। आइए देखते हैं 1 by 1 करके क्या क्या है। देखिए सबसे पहले जो अगर हम फर्स्ट यहाँ पर गाइडलाइन देखें तो ये सिंपल ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं रिक्वायर्ड टू कैरी दिस एडमिट कार्ड, भाई अपना एडमिट कार्ड साथ लेके जाना। ये तो नॉर्मली बच्चे कहेंगे भाई हम ये तो हम लेके ही जाएंगे, लेकिन याद रखना कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि कोई अपना जो है सरकार के द्वारा कोई ऐसा ID पासवर्ड जिसमें फोटो हो साथ में, उसको लेकर नहीं जाते। तो याद रखिएगा आप अपने साथ कोई इशू 1 फोटो ID प्रूफ टू देयर रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर पर। कैंडिडेट्स विदाउट एडमिट कार्ड शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको कोई ऐसा ID कार्ड भी लेकर जाना है जो गवर्नमेंट ने इशू किया हो, जिस पर फोटो आपका लगा हुआ। मोस्टली बच्चे ज़्यादातर आधार कार्ड ही लेकर जाते हैं, वही आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों का एग्जाम सेंटर है तो कम से कम ये कह रहे हैं एटलीस्ट 1 day इन एडवांस सो दैट ही कैन रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन इन टाइम। कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें लगभग एक दिन पहले जो एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए। बस नॉर्मल बात है, क्योंकि देखिए कहीं कहीं कभी कभी सेंटर इतनी दूर जाता है बच्चों का कि आप उस दिन जो है नहीं जा सकते हो जिस दिन आपका एग्जाम है। तो अगर किसी का सेंटर बहुत दूर है तो वो एक दिन पहले जो है वहाँ पर पहुँच जाए और अगले दिन एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है 11:30 साढ़े 11 बजे जो है रिपोर्ट करना है बिल्कुल। और एग्ज़ाम में कब आपको नहीं एंटर होने दिया जाएगा भाई 1:15। फिर भी भाई वो आपसे नॉर्मल कह रहे हैं कि 11:30 तक आपको रिपोर्ट करना है, लेकिन कभी कभी ऐसी सर्कमस्टेंसेस अराइज हो जाते हैं कि आप नहीं पहुंच पा रहे, तो ये एग्जाम स्टार्ट होने का केवल 15 मिनट आपको दे रहे हैं। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 1:15। 1:15 के बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है एंट्री नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए अब फिर ये एग्ज़ाम कब होगा ये रूल्स है, आपको इस टाइम से ज़्यादा फिर एंट्री नहीं दी जाएगी। आगे कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अलाउ है केवल टू कैरी ओनली बेरेक्ट्स, कौन से जो विदाउट नोट्स होंगे, विदाउट कमेंट्स होंगे इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आप जो है बिना नोट्स और कमेंट्स के बेरेक्ट के साथ लेकर जा सकते हो। उसके बाद 6 पॉइंट में ये कह रहे हैं कि भाई मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल स्मार्ट वॉच, बैग्स, हैंड बैग्स, कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इक्विपमेंट, पेपर्स, बुक, नोट्स एक्सेप्ट बेयर एक्ट्स के अलावा, जिसमें कि नोट्स और कमेंट्स नहीं होने चाहिए, और आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ले जानी अलाउड नहीं होगी। और एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग और इन पोजेसन ऑफ सच अनऑथोराइज्ड मटेरियल और इंडगलिंग इन कॉपीज और अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स आर लाइबल टू बी समरली डिस्क्वालीफाई। यानी कि भाई इसके जो है लाइबल आप खुद होंगे और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे कहना चाह रहे 7 पॉइंट में देखिए कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड विदाउट हैंडलिंग ओवर द आंसर सीट। यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको जब तक आप अपनी आंसर सीट हैंडल नहीं कर देते उसके बिना और बिना किसी रीज़न के बाहर आपको नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा समाप्त हो और उसके पश्चात आप अपनी उत्तर पुस्तिका सौंपे तभी आपको दिया जाएगा, और उसके पश्चात भी आपको जो है अनुमति जो है लेकर आना होगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम पीरियड होता है कि भाई इतना समय अगर बचेगा तो ये आपकी कॉपी ली जाएगी और उसके बाद भी आप दे के अनुमति लेकर ही बाहर निकल सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई आपने जो 2 घंटे में कर लिया ठीक है अब हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद 8 कह रहा है कि ऑल मार्किंग ऑन द आंसर सीट, यानी कि आपको केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, मतलब गोले भरने के लिए। अगर आप इसके अलावा कुछ और यूज़ करते हो, ठीक है, पेंसिल वगैरह, तो फिर आपको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम में। ओके, आप किसी प्रकार का चिन्ह जो एग्जाम के अंदर नहीं लगाओगे। ठीक है, उसके साथ 9 कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेट्स को यह एडवाइस दी जाती है कि टू फिल द क्वेश्चन बुकलेट, सेट कोड एंड रोल नंबर एंड ऑल अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन करेक्टली ऑन द OMR आंसर सीट। कि भाई एडवाइस दी जा रही है कि आपकी जो आपका क्वेश्चन बुकलेट, सेट कोड होता है उसको आप अच्छे से भरें, रोल नंबर अच्छे से डालें, जो भी वहाँ पर आपसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है सबको OMR आंसर सीट पर सही सही भरें। एनी एरर और ओमिशन इन दीज एंट्रीज विल लीड टू द डायरेक्ट रिजेक्शन ऑन द आंसर सीट। अगर आपने गलत चीज़ें भरी हैं, कोई चीज़ छोड़ दी है, तो आपके आंसर सीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो भाई ध्यान से अपनी OMR सीट को ध्यान से भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट आपको भरनी है। देखिए कभी कभी रियलिटी में ऐसा होता है, ये वाला जो पॉइंट इन्होंने बिल्कुल जो दिया है, क्योंकि बच्चे हकीकत में इस चीज़ को गलत कर देते हैं। ठीक है,
आगे कहने कि भाई जो कैंडिडेट्स 40% डिसेबल है उनको पर आवर में 20 मिनट एक्स्ट्रा है जो कि दिया जाएगा, ठीक है। और लेकिन उसे क्या करना होगा भाई, उसको वो अतिरिक्त समय जब भी मिलेगा पहले उसकी जो देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसे इनविजिलेटर को जमा करना होगा एग्जाम टाइम में, तभी उसको दिया जाएगा भाई, ठीक है। उनको पता होना चाहिए भी आप 40% से ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आपको ये दी जाएगी छूट। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 11वां पॉइंट ये सब डिसेबल्स के लिए। आगे देखिए नीचे अब जो पॉइंट्स हैं कह रहे हैं कि स्क्राइब और परमिटेड एज पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रिवाइज्ड गाइडलाइंस डेट 1 जनवरी 2025 को मस्ट बी अरेंज एट योर ऑन कोस्ट। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको स्क्राइब की अनुमति जो है दी हुई है 1 जनवरी 2025 से, लेकिन उनको इसकी व्यवस्था देखिए खुद ही करनी होगी, ठीक है। और in case of any disable which prevents a candidate from writing the exam himself, herself, blindness, locomotor disability, both arms affected by and आपका cerebral palsy, describe, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं भी अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो जैसे कि आपका मतलब ब्लाइंडनेस है, ठीक है, लोकोमोटर है, डिसेबिलिटी है, बोथ आर्म इफेक्टेड हैं आपके, या फिर आपका सेरिब्रल पल्सी है यानी कि जो मस्तिष्क की बीमारी होती है, अगर ऐसी स्थिति है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको स्क्राइब की परमिशन है लेकिन उसकी व्यवस्था आपको स्वयं ही करनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं आगे इनके, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि लेकिन आपको जो ये जिनसे भी आप अपना एग्ज़ाम कराना चाहते हैं वो जो लेखक आपका रहेगा, जो राइटर आपका रहेगा वो केवल 10th तो 12th का स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। वो जो है आपका नोट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ का, पॉलिटिकल साइंस का, लीगल स्टूडेंट्स आपका नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं कि आप किसी को भी लेके आ जाओ और कह दो कि भैया 10th है स्कूल का, उन्होंने इसकी भी यहाँ पर किया सच स्क्राइब shall be required to carry school identity card, age and address proof with आधार कार्ड। भाई सिंपल कह रहे हैं कि आप जिस भी पर्सन को अपने स्क्राइब के तौर पर ला, लेखक के तौर पर ला रहे हो वो 10th या 12th का बच्चा होना चाहिए, और ऐसे ही नहीं मान लेंगे कि आपके कहने पर उसके पास उसका आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए विद एज स्कूल का, ठीक है। अब यहाँ पर 12 नंबर में कहना चाह रहे हैं In case where the candidate opts from a scribe, the qualification of the scribe must be a minimum of 2 academic years below। ये कहना चाहते हैं कि ऐसे केसेस में जहाँ जो कैंडिडेट्स है वो एक राइटर का विकल्प, अगर स्क्राइब का विकल्प चुन रहा है तो राइटर की जो स्क्राइब है उसकी योग्यता उस एग्ज़ाम में प्रेजेंट होने के लिए कम से कम योग्यता से कम 2 शैक्षणिक वर्ष नीचे और एकदम 3 शैक्षणिक वर्ष नीचे होनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर चीज़ें जो है इंक्लूड कर रखी हैं। भाई हमेशा आपसे ना नीचे होना चाहिए, जो भी स्क्राइब आप चुन रहे हो ना वो आपसे 2 एकेडमिक ईयर्स नीचे होना चाहिए, 3 एकेडमिक ईयर्स नीचे होना चाहिए। बाकी जो अपेंडिक्स सेकंड में दे रखे हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये डिसेबल के लिए है सारी चीज़ें। यहाँ पर कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ ऑल अदर स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़, कि अन्य अगर कोई अदर स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ हैं एक्सेप्ट, जैसे आपका ब्लाइंडनेस हो गया, लोकोमोटर हो गया, डिसेबिलिटी बोथ आर्म अफेक्टेड बी ओनली एंड सेरिब्रल पल्सी, the facility of scribe reader lab assistant must be allowed on production of a certificate to the effect that the person concerned has a functional limitation to write caused by the specified disability and therefore a scribe is essential to write the examination of his her behalf। इनके कहने का मतलब है कि जो भी अदर आपका स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ होती हैं जैसे अंधापन, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लोकोमोटिव हो गए, तो इन सारे लोगों को जो है ना छोड़कर, ठीक है, बाकी सबको क्या है अपना इस आशय का प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा किस तरीके से उसको अपना स्क्राइब जो है यहाँ पर चाहिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि द सर्टिफिकेट इज़ टू बी इशूड अंडर ड्यू मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एज पर द अटैच प्रोफोर्मा अपेंडिक्स फर्स्ट। यानी कि भाई जो आपने ऊपर देखे ना ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबल, बोथ आर्म अफेक्टेड, आपका सेरिब्रल पल्सी, अगर इनके अलावा जो अन्य होंगे ना तो उनको एक ऐसा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा परिशिष्ट 1 में जो दिया हुआ है, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के जो आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, सिविल सर्जन है, चिकित्सा अधीक्षक है, उसके द्वारा जारी परीक्षण के पश्चात जारी किया गया होना चाहिए। फाइनल 14 कह रहे हैं द कैंडिडेचर टू द एग्जामिनेशन इज प्रोविजनल। परीक्षा के लिए उम्मीदवारी क्या है, अनंतिम रहने वाली है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड अपीयर इन एग्जाम, कि भाई
जो भी कैंडिडेट्स में शामिल होंगे वो इसके लाइबल होने, इसके मानदंडों को कंप्लीट करते हो, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो. इफ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, योर कैंडिडेचर विद बी रिजेक्टेड. अगर किसी भी स्टेज पर जाकर लग रहा है कि भाई आप इसके पात्र नहीं हो तो आपकी उम्मीदवारी को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा. और कैंडिडेट्स फाउंड चीटिंग, restoring to unfair means by the invigilator shall ordinarily be debarred from taking the exam. अगर निरीक्षक ने आपको नकल करते देखा, अनुचित साधनों का प्रयोग करते देखा तो आपको परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा. तो ये आपके 15 के 15 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं. ठीक है, ये अपेंडिक्स आपका फर्स्ट सेकंड जो आप डिसेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर बनवाना है. और ये देखिए वो जो अथॉरिटी है उसका आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है. अपेंडिक्स सेकंड का आपको जो ऊपर वहाँ पर दिया हुआ था डिसेबल के लिए है. ये उसके लिए था कि भाई जिसको आप एस्क्राइब चुन रहे हो वो कम से कम आपसे 2 शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक वर्ष नीचे होना चाहिए, 3 एकेडमिक वर्ष नीचे होना चाहिए. तो उसको इस तरीके से अपना परफॉर्मा जो यहाँ पर तैयार कराना है. तो भाई ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको अच्छे से रीड आउट करो, सब इनको फॉलो करो. और सबसे बड़ी बात भाई अब वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है आप लोगों का. जितना भी समय बचा है ज़्यादा से ज़्यादा आप लगभग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को, BNS को, BSA को, BNSS को, CPC को, इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए. क्योंकि लगभग मैं पहले भी कई बार एक बात बता चुकी हूँ कि अगर देखा जाए तो लगभग आपका 60% एरिया यहीं से उनके केस लॉस से आपका कवर हो जाएगा. और एक बार चलते टाइम आप लोग जो 24-25 के केस लॉस को भी ध्यान से देखें, ताकि इस बार अगर आप पहली बार AIB दे रहे हैं तो पहली बार में आप लोग क्लियर कर जाएं. और अगर आपकी दूसरी बार है, तीसरी बार भी देखिए बहुत बच्चों का होगा, तो इस बार आप लोग अपना AIB 20 कंप्लीट करके ले जाएं. क्योंकि भाई आप लोग जानते हैं कि फीस बहुत महंगी होती है. लगभग एक AIB एग्जाम को देने में आपका 5 से 6 हज़ार रुपये आपका जो है लग जाता है. ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा देखिए लग जाता है. तो भाई बार बार आप इतना आपका खर्च ना हो, समय पैसा दोनों चीज़ें. तो इसलिए अपनी मेहनत कीजिए ताकि पहली बार में, दूसरी बार अगर है, तीसरी बार अगर है तो भाई आपका AIB जो है कंप्लीट हो जाए. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.